नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 हिंदी अनिवार्य मॉडल पेपर 9 है जो सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके बहुत से कमेंट थे कि हमारे 9वां मॉडल पेपर है संजीव डैशपुर का, वो सॉल्व करवाइए। तो यहाँ पर आपका 9वां मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और ये जो आपके संजीव डैशपुर का मॉडल पेपर है वो अंतिम मॉडल पेपर हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी भी जितने भी मॉडल पेपर थे उनको सॉल्व करा चुके हैं, तो उनकी प्ले लिस्ट में जाकर के उनको भी ज़रूर देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हें एक बार अवश्य देखें। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है वो है निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी जो वस्तुनिष्ठ सवाल है। जहाँ पर पहला सवाल है तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह पंक्ति में वाह वाह कौन करते हैं? तमाशा देखने वाले, विद्वान लोग, मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते और भाषा को जटिल बनाने वाले। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते, तो पंक्ति में किसकी आकांक्षाएं बादल राग में पुकार रही हैं? किसान की, मजदूर की, दलित की, उपयुक्त सभी की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, द ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी हैं जो विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते। इस पंक्ति में जो आकांक्षा है बादल राग में वो किसान की, वो पुकार, मजदूर की, दलित की, यानी सभी की, यहाँ पर आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। फिर हमारा अगला तीसरा सवाल है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया? आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को, बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी पतंगों को, बगीचे में उड़ने वाली तितलियों को और बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया है वो जो बच्चों के सपनों की जो रंग बिरंगी दुनिया है उसको कहा गया है। अगला हमारा सवाल है बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय है। बाजार जाओ तो खाली हाथ न हो, और बाजार जाओ तो खाली मन न हो, और बाजार जाओ तो खाली जेब न हो, बाजार कभी अकेले मत जाओ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बे ऑप्शन, यानी जब बाजार जाओ तो खाली मन न हो। मन हमेशा क्या है, बाजार जाते वक्त भर कर के जाना चाहिए। अगला हमारा सवाल है नए राजकुमार की सत्ता संभालते ही चपेटाघात में दंगल का स्थान किसने लिया? क्रिकेट ने, फुटबॉल ने, घोड़ों की रेस ने और जिम्नास्टिक ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा से ऑप्शन, यानी नए राजकुमार की सत्ता संभालते ही चपेटाघात में दंगल का स्थान है वो घोड़ों की रेस ने ले लिया। अगला सवाल है लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र में से आगे रहने की ख्याति किसे कमाई? तो पुत्री को अच्छा पढ़ा लिखा कर, पुत्री का अच्छा पालन पोषण कर, और पुत्री का समय पूर्व विवाह कर, और पुत्री से अगाध प्रेम करके। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जो हो जाएगा कि से ऑप्शन, यानी जो लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति है जो पुत्री का समय पूर्व विवाह कर, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला सातवां सवाल भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण कौन सा है? उपमेय को उपमान के समान बनाना, उपमेय को जबरदस्ती उपमान मानना, और उपमान को उपमान से बढ़कर उपमेय को मानना, और उपमेय को ही उपमान मानना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार में कि उपमेय को ही क्या है, उपमान मानना। द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आठवां सवाल है अधिपत्र शब्द का अंग्रेजी शब्द है
वीसा, वैलिड, वारंट और विल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। अधिपत्र का अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है जो हो जाएगा वारंट। क्या हो जाएगा? वारंट शब्द है जो अधिपत्र का अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। फिर है रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है? रेडियो समाचार की संरचना तो यह वर्णनात्मक शैली में होती है, विवरणात्मक शैली में होती है, उल्टा पिरामिड शैली में होती है या अन्वेषणात्मक शैली में होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जो हो जाएगा से ऑप्शन, यानी रेडियो की जो है वो शैली यहाँ पर हो जाएगी उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगी। फिर है हमारा 10वां सवाल कि हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी के फ़ॉन्ट की है और डायनेमिक फ़ॉन्ट की है, हिंदी रुचिकर भाषा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि हिंदी की वेब पत्रकारिता जो सबसे बड़ी समस्या है वो हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अगला हमारा सवाल है यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? माता पिता, गांधी जी, कृष्णानंद पांडे और मेनन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा स ऑप्शन, यानी कृष्णानंद पांडे के जो आदर्श थे उन्हीं के आदर्शों पर यशोधर बाबू है वो चलते थे। अगला हमारा सवाल है सिंधु सभ्यता की खूबी का उसका सौंदर्य बोध था। समाज पोषित, राज पोषित, धर्म पोषित, प्रकृति पोषित। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के खूबी का उसका सौंदर्य बोध है वो समाज पोषित था। ये हमारे एबीसीडी से रिलेटेड सवाल थे। फिर हमारा दूसरा सवाल है जो रिक्त स्थानों से रिलेटेड है। तो ये रिक्त स्थान आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीसी क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर तीसरा सवाल है वो अपठित गद्यांश से रिलेटेड है, इसको पढ़ करके हमें आंसर देने हैं। फिर हमारा इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल है, तो इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। दोस्तों ये जो गद्यांश है इनको आपको अच्छी तरीके से मिलाना ज़रूरी आना है। अगर इसको आप नहीं मिला पाते हैं तो काफ़ी नंबरों से वंचित रह सकते हैं। तो पासिंग मार्क्स के लिए भी यह ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा सवाल है गद्यांश से रिलेटेड कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है? तो राष्ट्रीय जागरण के लिए युवा पीढ़ी की आत्मा को जगाना और उनमें त्याग, बलिदान, अनुशासन, परिश्रम के साथ आत्मविश्वास की भावना का प्रसार जरूरी है। दूसरा है बढ़ावा शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर बढ़ावा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा विकास करना। तो विकास शब्द का क्या हो जाएगा? बढ़ावा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय चरित्र के विकास की जो आवश्यकता है वो मनुष्य में प्रेम राष्ट्र, मनुष्यों में राष्ट्र प्रेम और स्वावलंबन, अनुशासन का होना आवश्यक है। अगला सवाल है आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या? तो आज हमारी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन है। देश में जीने के लिए ठोस आधार किसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो ये जो है आधार हैं वो युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित किए बिना और आत्मा को जगाए बिना है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। और फिर है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र चरित्र का विकास। फिर हमारा है जो है गद्यांश पद्यांश जो हमें पढ़ करके देना है। दोस्तों ये जो आपके पद्यांश हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है आपके, इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइएगा। हो सकता है यही पेपर के अंदर छपे, क्योंकि ये जो पिछले हमने मॉडल पेपर 8-9 मॉडल पेपर जो सॉल्व किए हैं उनमें लगभग 2-3 मॉडल पेपरों के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को जो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसके आंसर वगैरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके पद्यांश को पढ़ते हैं कि ओ हिमानी चोटियों की सजग प्रहरी, ओ हिमानी चोटियों की सजग प्रहरी, तंग सुनी घाटियों की संबल रक्षक, तू न एकाकी समझना आपको, देश तेरे साथ अंतिम श्वास तक, तू सिपाही सत्य का, स्वातंत्र्यता का है, न्याय का और अशांति का तू सिपाही,
प्राण देकर प्राण के ओ प्रबल प्रहरी, जा रहा तो देश हित बलि पंथ राही। जाकी तेरे साथ हैं इस देश का बल, साथ तेरे देश की हर भावना है। साथ धन जन साथ तन मन साथ, और तेरी विजय की शुभकामना है। तो ये एक वीर से संबंधित है। तो यहाँ पर हम इसके आंसर देख लेते हैं और इसको आपको अच्छी तरीके से देख भी लेना है। हिमानी के सजग प्रहरी किसके लिए कहा गया है? तो हिमानी के जो सजग प्रहरी है वो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को सजग प्रहरी कहा गया है। सिपाही को किसका रक्षक बताया गया है? तो सिपाही को है जो रक्षक केवल मातृभूमि की सीमाओं का ही रक्षक नहीं, अपितु देश की स्वतंत्रता, न्याय और शांति का भी रक्षक बताया गया है। फिर हमारा अगला सवाल है इसका कि प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो केंद्रीय भाव है जो हो जाएगा इसका कि इसका जो केंद्रीय भाव है यह है कि देश की रक्षा के लिए सिपाही अपने प्राणों की क्या करते हैं, बाजी लगा देते हैं, और अतः उनके प्रति देशवासियों को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। फिर सवाल है, जाकी तेरे साथ हैं सिपाही के साथ कौन है? तो सिपाही के साथ सीमाओं की रक्षा करने वाले सिपाही के साथ है जो देशवासियों की ओजस्वी भावनाएं, आत्मबल, सभी का तन मन धन और शुभकामनाएं हैं जो एक सिपाही के साथ हैं। अगला सवाल है, काव्यांश में किसका चित्रण किया गया? तो काव्यांश के अंदर चित्रण है जो देश की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले एक सैनिक का है जो यहाँ पर चित्रण किया गया है। पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है जो हो जाएगा सैनिक या सच्चा देशभक्त। यह था हमारा जो खंड ए से रिलेटेड जो क्वेश्चन। अब हमारा खंड ब है जिसका हमारा 5वां सवाल है कि खोज परख पत्रकारिता क्या होती है? महत्वपूर्ण सवाल है खोज परख पत्रकारिता। तो खोज परख पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से हैं जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है कि जिन्हें दबाने छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। और आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार मामलों पर स्टिंग ऑपरेशन करती है और यह सरकारी क्रियाकलापों पर क्या करती है, पैनी नज़र रखती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा खोज पर पत्रकारिता क्या होती है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, खेती ने किसान को हा हा करी कवित्व में किस स्थिति का चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इस कवित्व में तत्कालीन बेकारी बेरोजगारी की स्थिति का चित्रण हुआ है और क्योंकि उस समय किसान खेती से व्यापारी व्यवसाय से बेकार ये जो भीख और चाकर है वो नौकरी न मिलने से परेशान थे और गरीबी रूपी रावण से सारा समाज क्या है, व्यथित और दुखी और पीड़ित था। फिर हमारा 7वां सवाल है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती लेखिका ने ऐसा कब और क्यों कहा, समझाकर लिखिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि भक्तिन हर दशा में अपनी मालकिन की सेवा करने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। वह लेखिका के साथ कारागार में जाने और अन्याय के खिलाफ बड़े लार तक से लड़ने को उद्यत थी। इस प्रकार से वह अपने जीवन के अंत तक है जो लेखिका का साथ है और निभाना चाहती थी। और उसके ऐसे आचरण एवं सेवा भाव को देखकर लेखिका ने कहा कि उसकी कहानी का पूरा उल्लेख है जो करना संभव नहीं है। दोस्तों जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल हैं वही हम देख लेते हैं, बाकी आप PDF में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला इम्पोर्टेंट सवाल देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, मुगलों की पंख कविता वर्णित भाव कल्पना प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर ये सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये कविता प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर भाव बिंबों को प्रस्तुत करने वाली कविता है।
कभी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते श्वेत बगुलों को देखता है और उस दृश्य को देखकर प्रतीत होता है कि मानो कागज लगे बादलों के मध्य संध्या की सफेद काया तैर रही हो। शाम का श्वेत व लाल वर्ण जो कि सूर्य की लालिमा से युक्त होता है वह आकाश में सफेद बुलबुलों का साम्य करती ऐसी प्रतीत हो रही है। और इस दृश्य में बंदी कवि की आंखें निरंतर टकटकी लगाकर उनका जो पीछा कर रही हैं और अर्थात इन इतना मनोरम दृश्य कि जिससे आंखों का हटना ही आंखें का जो हटना का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर हमारा अगला सवाल है जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर निष्क्रिय बना देती हैं, स्पष्ट कीजिए। और अथवा में है बाजार किसी लिंग जाति धर्म क्षेत्र नहीं देखता और वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में एक बाजार, तो यहाँ पर बाजार रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मान सकते हैं। बाकी ये जाति प्रथा वाला ये भी महत्वपूर्ण सवाल ही है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा जो है एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण दिए सहित बताइए। और अथवा में है मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना किस रूप में था और अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर ये जो सवाल है मोहनजोदड़ो रंगरेज कारखाना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है जो हो जाएगा आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं और कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में अतीत में दबे पांव अध्याय में किसका वर्णन किया गया और इसका उद्देश्य लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है अतीत में दबे पांव। तो ये जो सवाल है आप अच्छी तरीके से पढ़ दीजिएगा। अतीत में दबे पांव तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके ऐतिहासिक जो नगर है मोहनजोदड़ो अवशेष उनसे रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर अगला सवाल है 14 तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार विषय पर आलेख लिखिए। और अथवा में है देश का विकास गांव पर निर्भर विषय पर फीचर लिखिए। ये दोनों ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार, तो भारत में आम आदमी की पर है जो महंगाई की जो मार पड़ रही है। वैसे तो हम सब समझते हैं कि जो वर्तमान में कितनी महंगाई है जो कितनी है और इसमें पेट्रोल और डीजल के दामों में बार बार बढ़ोतरी का जो प्रमुख हाथ हैं। दिन प्रतिदिन ये जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। और तेल की धार को लेकर भारत ही नहीं और सारी विश्व में अशांति व्याप्त हैं। हमारे देश में पहले तेल की कीमतें हैं जो सरकार तय करती थी, कौन करती, परंतु अब जो है तेल है वो कंपनियां स्वयं तय करती है। और पेट्रोलियम जो पदार्थों पर आयात मूल्य के अनुसार उन्हें कीमतें जो बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। और पिछले साल इस नीति के कारण लगभग 30% मूल्य जो है वो बढ़ती हुई है। और पेट्रोल डीजल की इस मूल्य वृद्धि का असर है वो आम जनता पर पड़ रहा है। और इसी वजह से क्या है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ने वो भाड़ा बढ़ा दिया है। और प्रतिदिन वस्तुओं के दामों में है वो इजाफा होना देशवासियों के लिए भीषण समस्या है। और इस बढ़ती महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी ही पड़ती है और फलस्वरूप इसे महंगाई डाइन खाने जा रही हैं। और जो सरकार को तेल की कीमतों को घटाने की उपाय करना चाहिए ताकि महंगाई में क्या है नियंत्रण रहे। और अथवा में जो आपके यहाँ पर दे रखा है इस आंसर तो आप देख लीजिएगा। और अगला हमारा 15वां सवाल है कि कवि उमा शंकर जोशी अथवा महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जो हम देखें तो कवि परिचय के अंदर रिलेटेड यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो व्यक्तित्व कर्तृत्व परिचय है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा महादेवी वर्मा का परिचय। और अगला 16वां सवाल है जो है पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करना है आपको। और उसके बाद आपका 17वां सवाल है वो गद्यांश की व्याख्या करना है, उसके बाद आपका जो 18वां सवाल है
को मोहल्ला किसी विकास के अध्यक्ष के नाते जिला कलेक्टर को पत्र लिखना, पत्र से रिलेटेड है तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए। अर्थशास्त्र की पत्र और जो विज्ञप्ति वगैरह है उसको आपको अधिसूचना वो तैयार करके रखना है। आप एक विज्ञप्ति और एक जो अर्थशास्त्र के पत्र हैं उसको तैयार रखें, क्योंकि उनमें से किसी कोई सा भी आ सके तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपसे याद हो रहा तो एक आप क्या है जो अधिसूचना का प्रारूप है वो भी तैयार रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हमारा अगला 19वां सवाल है वो है निम्नलिखित गद्यांश जो आपके निबंध से रिलेटेड है। 4 निबंध है वो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध है वो लिखने हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो कवि परिचय हैं उनका और जो निबंध हैं वो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको अलग से बता देंगे। तो ये थे हमारे आज के मॉडल पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। और बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखें तो मॉडल पेपर अवश्य देखिएगा और प्ले लिस्ट में जा कर के। तो बाकी सब्जेक्टों के जितने भी मॉडल पेपर सेशन हैं वो जल्द ही आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आप सभी धैर्य बनाए रखें, बार बार कमेंट्स नहीं करें कि हमारा मॉडल पेपर सोल्व करवाएं। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले सभी मॉडल पेपर हैं जो पूर्ण करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए मॉडल पेपर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।